हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज हम लोग उत्तर प्रदेश मोटर व्हीकल्स रूल्स 1998 के चैप्टर 3 लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर ऑफ स्टेज कैरेज को डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को डिस्कस कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो उत्तर प्रदेश मोटर व्हीकल्स रूल्स 1998 के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे जो रूल्स नंबर 19 है, लाइसेंसिंग ऑथोरिटी। लाइसेंसिंग ऑथोरिटी कौन होंगे कंडक्टर के केस में? तो जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था उसी तरह से सेम यहाँ पे भी लाइसेंसिंग ऑथोरिटी सेम है। चैप्टर 3 के एक्ट के अनुसार जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होंगे या असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होंगे वो लाइसेंसिंग ऑथोरिटी का कार्य करते हैं। ओके, या रीजनल इंस्पेक्टर या असिस्टेंट रीजनल इंस्पेक्टर भी लाइसेंसिंग ऑथोरिटी का काम कर सकती है जब रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर या असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर उसको ऑथराइज कर देगी तो वो भी रीजनल इंस्पेक्टर और असिस्टेंट रीजनल इंस्पेक्टर भी लाइसेंसिंग ऑथोरिटी का काम कर सकती है कंडक्टर के केस में। इवन लाइसेंसिंग जो हमने पढ़ा था डीएल के केस में, ड्राइवर का लाइसेंस के सेम वही केस कंडक्टर में भी अप्लाई होता है। रूल्स नंबर 20, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ग्रांट ऑफ कंडक्टर्स लाइसेंस। तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कंडक्टर्स लाइसेंस के लिए हाई स्कूल। ओके, मिनिमम हाई स्कूल होना चाहिए तभी जाके आप कोई भी लोग कंडक्टर के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उन्हीं को ग्रांट हो सकता है कंडक्टर का लाइसेंस। बसर ये सारे जो रूल्स हैं ये आपको डिफिकल्ट लगेगा। ओके, लेकिन आप अपने आप को इमेजिन करके अगर आप पढ़ते हैं कि हाँ ये रूल्स होता है, ऐसे होता है, आप अगर रियल लाइफ से इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको ये बहुत ही इजी लगेगा और आप आराम से इसे जब डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे तो उसे आराम से आप लिख सकते हैं। ओके, तो आप इमेजिन करके पढ़ें। ओके, और आप लोग अगर इस चैनल को देख रहे हैं, अगर पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें भी कॉन्फिडेंस हो, हमें भी लगे कि हाँ लोगों को अच्छा लग रहा है, मैं भी मोटिवेट हो सकूं। रूल्स नंबर 21, कंडीशन फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम होल्डिंग ए कंडक्टर्स लाइसेंस। तो कंडक्टर के लाइसेंस अगर विदाउट कंडक्टर लाइसेंस है तो मीन्स कंडक्टर लाइसेंस को होल्ड करने में भी कभी कभी छूट दिया गया है। कब? अगर कोई इमरजेंसी होता है और जो भी ड्राइवर्स है, ओके, तो ड्राइवर को कंडक्टर नहीं मिल रहा है किसी भी कारण से, ओके, तो वो क्या कर सकता है, किसी भी पर्सन को एज ए कंडक्टर वो रख सकता है फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ। मीन्स एक साथ 1 महीने से ज्यादा के लिए वो किसी को विदाउट होल्डिंग कंडक्टर लाइसेंस वो नहीं रख सकता है। जो सेकेंड पॉइंट है कि जो भी स्टेज कैरेज के लिए होल्ड विदाउट कंडक्टर्स लाइसेंस एक्ट करेगा उसके लिए उसको जो ड्राइवर है वो उसको अथॉरिटी को बताना होगा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को उनको बताना होगा फॉर्म SR4 में कि मैन जो जुडिक्शन एरिया में है उसको कि ये फॉर्म SR4 में बताना होगा कि हमने एक्ट एज ए कंडक्टर के कार्य के लिए काम कर रहे हैं एज ए कंडक्टर्स विदाउट कंडक्टर होल्डिंग अ कंडक्टर्स लाइसेंस। ओके, और सेकेंड जो है कि जो पर्सन है वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए फॉर ए कंडक्टर्स लाइसेंस। ओके, मीन्स कि प्रीवियसली वो इस तरह से कोई भी कार्य नहीं किया हो जिससे उसका कंडक्टर का लाइसेंस रिवोक कर दिया गया हो, सस्पेंड कर दिया गया हो। तो अगर सस्पेंड है या इस तरह से कोई भी रीजन है तो कंडक्टर का कार्य वो नहीं कर सकता है। ओके, थर्ड पॉइंट है कि जो भी पर्सन है विदाउट लाइसेंस अगर वो कार्य कर रहा है तो वो इससे पहले भी 1 मंथ के लिए, ऐसा नहीं कि मतलब कि आज मैं इस कोई पर्सन यहाँ पे 1 मंथ कर लिया कंडक्टर का लाइसेंस, फिर कहीं पे या किसी दूसरे गाड़ी में या उसी गाड़ी में फिर से 1 मंथ के लिए फिर से कर रहा है, ऐसा नहीं। मीन्स मैक्सिमम वो 30 दिन के लिए कोई भी पर्सन एज ए कंडक्टर विदाउट होल्डिंग कंडक्टर लाइसेंस वो कार्य कर सकता है। ओके, रूल्स नंबर 22, कंडक्टर लाइसेंसिंग ऑफ। ओके, तो जो भी कंडक्टर का जो लाइसेंस है उसको दिया जाता है, कौन किसको दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, उसका रूल्स यहाँ पे कि जो भी कंडक्टर्स लाइसेंस जिसके पास होगा वो फॉर्म SR5 में ग्रांटेड बाय द लाइसेंसिंग ऑथोरिटी। ओके, तो जो भी कंडक्टर का कार्य करेगा वो जब तक कि उसको फॉर्म SR5 में लाइसेंसिंग ऑथोरिटी के द्वारा कोई ग्रांट नहीं मिल जाता है तब तक वो कोई भी एज ए कंडक्टर कार्य नहीं कर सकता है। सेकेंड पॉइंट है कंडक्टर का लाइसेंस जो होगा वो वैलिड होगा फॉर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स। मीन्स
एक बार अगर कंडक्टर का लाइसेंस इशू करवाता है तो उसको 3 साल तक यूज कर सकता है, उसके बाद रिन्यूअल करवाना होगा। ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू और रिन्यूअल एंड शैल बी इफेक्टिव थ्रू आउट द स्टेट। ओके, थर्ड पॉइंट है, जो भी कंडक्टर का लाइसेंस है, मान लेते हैं कि कोई अदर स्टेट का केस है, मीन्स ऐसा कोई बसेस है या कंडक्टर स्टेज कैरेज है जो कि अदर स्टेट से यूपी जा रही है या यूपी से अदर स्टेट जा रही है, तो उस केसेस में दोनों के बीच पारस्परिक संबंध मतलब समझौता हो रखा रहता है कि हाँ ये भी रूल्स जो भी रूल्स वहां अप्लाई है या यहाँ है वो फॉलो करना है। ओके, फोर्थ नंबर है, एप्लीकेशन फॉर ए कंडक्टर लाइसेंस शैल बी मेड इन राइटिंग इन फॉर्म SR6। मीन्स फॉर्म SR6 में ये चीजें लाइसेंसिंग ऑथोरिटी को जहां पे एप्लीकेंट रिसाइड कर रहा है, ओके, रहता है, वहां पे ये फॉर्म SR6 में कंडक्टर का लाइसेंस के लिए वो अप्लाई कर सकता है। ओके, तो फॉर्म SR6 में एप्लीकेशन है, ग्रांट कहाँ पे होगा, फॉर्म SR5 में। ओके, और जो फॉर्म SR हम लोगों ने अभी पढ़ा था, जो अगर विदाउट कंडक्टर का लाइसेंस है, ओके, और वो काम करता है तो उसको फॉर्म SR4 में उसको सूचना देना होता है लाइसेंसिंग ऑथोरिटी को। ओके, तो ये फॉर्म को हमेशा ये फॉर्म याद रखना है। ओके, द फी फॉर ए कंडक्टर लाइसेंस शैल बी स्पेसिफाइड इन द सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 30। सेक्शन 30 कौन, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में जो हमारा डिसाइड किया गया है कंडक्टर के लाइसेंस के लिए फी, तो वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा, यूपी मोटर व्हीकल यूपी में भी। और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो सेक्शन 30 का जो सबसेक्शन 3 में है, और ये फॉर्म होगा फॉर्म SR7। तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर कंडक्टर लाइसेंस कौन से फॉर्म में अप्लाई होता है, तो फॉर्म SR7 में एप्लीकेशन देना होता है। नेक्स्ट जो है रूल्स नंबर 23, चेंज ऑफ रेसिडेंस। तो रेसिडेंस का भी चेंज कैसे करना है, कब करना है, ये चीजें यहाँ पे मेंशन है। जो भी कंडक्टर का लाइसेंस है, कोई भी अगर टेम्पररी कहीं पे एब्सेंस होता है, मान लेते हैं कि किसी जुडिक्शन एरिया में वो रह रहा है, कंडक्टरी का काम कर रहा है, ओके, अगर वो वहां से टेम्पररी 3 मंथ से कम के लिए अगर कहीं जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स। ओके, अगर एब्सेंस नॉट इन्वॉल्विंग फॉर ए पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 3 मंथ, 3 मंथ से ज्यादा के लिए वो टेम्पररी कहीं जा रहा है, एब्सेंट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे ज्यादा के लिए जा रहा है, टेम्पररी ही जा रहा है या परमानेंट जा रहा है, 3 मंथ से ज्यादा के लिए अगर टेम्पररी जा रहा है तो भी उसको चेंज करवाना होगा कंडक्टर के लाइसेंस में एड्रेस। ओके, या परमानेंट जा रहा है तो ऐसे ही चेंज करवाना होगा। ओके, तो वो जो कंडक्टर का लाइसेंस के लिए टेम्पररी अगर 3 मंथ से ज्यादा के लिए जा रहा है या परमानेंट जा रहा है, तो उस केस में वो नोटिफाई करेगा लाइसेंसिंग ऑथोरिटी को बाय हुम द लाइसेंस वाज ग्रांटेड और वाज लास्ट रिन्यूड। जहां से वो ग्रांट करवाया था या लास्ट रिन्यू करवाया था, वहां पे वो नोटिफाई करेगा कंडक्टर। ओके, रूल्स नंबर 24, रिन्यूअल ऑफ कंडक्टर्स लाइसेंस। तो रिन्यूअल कैसे करवाना है कंडक्टर्स के लाइसेंस को, वो यहाँ पे मेंशन है। ओके, पॉइंट नंबर 1 है कि एप्लीकेशन रिन्यूअल के लिए कंडक्टर लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए क्या करना होगा, फॉर्म SR08। ओके, फॉर्म SR08 में कंडक्टर के लाइसेंस को रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन देना होता है। ओके, और उसके लिए 3 क्लियर कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मतलब जो भी फोटो रिन्यूअल करवाना है कंडक्टर्स का लाइसेंस को फॉर्म SR08 में अप्लाई करना होता है, और 3 क्लियर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मेडिकल सर्टिफिकेट किस फॉर्म में होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था अभी पिछले स्लाइड में, SR07 में। ओके, SR07 में मेडिकल सर्टिफिकेट अप्लाई करना होता है, एप्लीकेशन उसमें देना होता है। और जो फी है रिक्वायर्ड सेक्शन 30 सब सेक्शन 3 में फी जो लगेगा वो, और लाइसेंसिंग ऑथोरिटी कहाँ पे वो अप्लाई कर सकता है, रिन्यूअल करवा सकता है, मान लेते हैं कि जहाँ पे वो रह रहा है या वहाँ पे जहाँ पे वो उसका बिजनेस चल रहा है। ओके, जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे वो कंडक्टर की लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा रिन्यूअल के लिए, अगर उसके पास पहले से ऑलरेडी है तो। नेक्स्ट जो है, अगर लाइसेंसिंग ऑथोरिटी अगर रिन्यू जो कंडक्टर है वो अप्लाई किया है रिन्यूअल ऑफ कंडक्टर्स के लाइसेंस के लिए, तो जहां वो अप्लाई किया है वो लाइसेंसिंग ऑथोरिटी पहले जो जहां से वो रिन्यू या इशू करवाया है, ओके, वो नहीं है। ओके, तो उस केसेस में जो लाइसेंसिंग ऑथोरिटी है वो
फॉर्म SR9 में जो पहले जो लाइसेंसिंग ऑथोरिटी जो इशू किया है या लास्ट रिन्यू किया है तो उसको वो इंटीमेट करेगा। ओके, फॉर्म SR9 में, फॉर्म SR9 में क्या होगा कि जहां से मान लेते कि कोई पर्सन है, पर्सन ए जगह से वो बी जगह पे बिजनेस करने चला गया। ओके, और वहां पे वो रिन्यूअल करवाता है अपने कंडक्टर का लाइसेंस का, तो उस केसेस में वहां रिन्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जुडिक्शन एरिया बी के जो लाइसेंसिंग ऑथोरिटी है वो इंटीमेट करेंगे ए को, क्योंकि ए से वहां पे उसने पहले रिन्यू या इशू करवाया था, तो इंटीमेट उनको इंटीमेट करना होगा, सूचना देना होगा जो ए के लाइसेंसिंग ऑथोरिटी है उसको, फॉर्म SR9 में। नेक्स्ट जो हमारा है रूल्स नंबर 25, एप्लीएट ऑथोरिटी। एप्लीएट ऑथोरिटी कौन होते हैं? जो सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 33 में ऑथोरिटी को एम्पावर किया गया है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में। तो एप्लीएट ऑथोरिटी कौन होंगे? लाइसेंसिंग कंडक्टर्स के लाइसेंस में वो होंगे डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जोन। जो भी जोन के होंगे, जो 6 जोन है यूपी में, ओके, उस 6 जोन के जो भी डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होंगे वो होंगे एप्लीएट ऑथोरिटी। नेक्स्ट जो हमारा रूल नंबर 26, अपील कंडक्ट एंड हियरिंग ऑफ। जो भी कैसे उसका अपील किया जाएगा, उसका कैसे ये कंडक्ट किया जाएगा, ओके, ये चीजें मतलब कि उसका संचालन कैसे होगा, उसका सुनवाई कैसे होगा, ये चीजें यहाँ पे मेंशन है। पॉइंट नंबर 1 है जो भी अपील होगा अंडर चैप्टर 3 ऑफ द एक्ट, जो लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर लाइसेंस, कंडक्टर के केस में जो भी अपील होगा shall be performed in duplicate in form of memorandum। ओके, मीन्स कि जो भी उनको अगर मान लेते कि कोई प्रॉब्लम होता है लाइसेंसिंग ऑथोरिटी के द्वारा, ओके, तो जो कंडक्टर्स है वो अपील कर सकता है एप्लीएट ऑथोरिटी किसके पास? डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जोन। जो भी जोन में है, मान लेते वाराणसी जोन में है तो वाराणसी जोन के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास वो अपील कर सकते हैं। उसके लिए उनको क्या करना होगा कि 2 कॉपी जमा करना होगा, जिसमें से एक कॉपी में नॉन रिफंडेबल 25 रुपीज का जो जुडिशियल स्टाम्प होता है, एक में 25 रुपीज के नॉन जुडिशियल स्टाम्प होगा और एक सिंपल होगा, उसको जमा करना होगा। और जो भी उनको प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यहाँ पे मेंशन करके वो अपील कर सकते हैं एप्लीएट ऑथोरिटी के पास, ये यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 2 कि जो भी अपील दिया जाएगा जो कंडक्टर्स के द्वारा, ओके, तो वो क्या करेंगे? ऑथोरिटी जिसके अगेंस्ट अपील किया गया तो उनको डायरेक्ट करेगी, उसको सूचना देगी, उससे बात मतलब बात होगा, ओके, उसको इसकी सूचना देंगे एप्लीएट ऑथोरिटी। नेक्स्ट जो है पॉइंट 3, जो एप्लीएट ऑथोरिटी है अपॉर्चुनिटी देंगे दोनों पार्टियों को सुनने का, मतलब कि जो भी लाइसेंसिंग ऑथोरिटी है जो जो अपील किए हैं उनका, और उसके अनुसार वो जो भी उनको ऑर्डर होगा जो भी कंफर्म करेंगे और अपने विजडम के अनुसार वो ऑर्डर पास करेंगे अकॉर्डिंगली। ओके, उनको जो सही लगेगा वो पास करेंगे, वो बोलेंगे कि ये चीज होना चाहिए। ओके, पॉइंट नंबर 4, जो भी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होंगे या असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होंगे, इन हिज डायरेक्शन गिव any person interested in an appeal preferred under chapter 3 of the act copies of it। okay, means कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर या असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कोई भी पर्सन अगर अपील करना चाहता है और उसके रिगार्डिंग कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए उसको, तो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर या असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कोई भी डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट उनको जरूरत है वो देगी। एज कैसे देगी? पेमेंट ऑफ ₹5 पर कॉपी, मीन्स ₹5 पर कॉपी के हिसाब से उनको पेमेंट करना होगा, और जो भी स्टाम्प ड्यूटी होगा वो भी उनको साथ पे करना होगा। तो जो भी अपील करना चाहते तो उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर मान लेते कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि किस तरह से ये हुआ है, मेरे साथ क्यों ऐसे हुआ है, तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए तो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर या असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर उनको कॉपी देंगे एज ₹5 पर कॉपी, और स्टाम्प ड्यूटी के साथ जो भी स्टाम्प ड्यूटी कितना लगेगा स्टाम्प एक्ट के अनुसार, जो भी स्टाम्प ड्यूटी लगेगा वो, और ₹5 पर कॉपी के हिसाब से उनको देगी। नेक्स्ट जो है डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो भी जोनल के हैं और द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर या असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर may allow any person interested in an appeal to inspect the files, okay, connected with such appeals on payment of fee of ₹10 for every hours। okay,
मीन्स कि जो भी डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है जोन में, या रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, या असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, उनको अलाउ करेगी जो भी अपील करते हैं। मान लेते हैं कि कंडक्टर है वो अपील करने जाता है या अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है वकील को या कोई भी, तो वो इंस्पेक्ट करने के लिए फाइल को इंस्पेक्ट कर सकता है कि क्या 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 मतलब कोई भी फाइल है, जो भी उसके रिगार्डिंग जो भी फाइल्स है वो उसको देख सकता है। ओके, उसके लिए उसको पर आवर 10 रुपीज पे करना होगा। ओके, एंड जो भी एंड कोर्ट फी ऑफ रुपीज 2 ऑन द एप्लीकेशन पेबल अंडर द स्टाम्प एक्ट। ओके, जो भी कोर्ट फी रहेगा ₹2 और जो भी स्टाम्प ड्यूटी जो लगेगा वो सब उनको पे करके वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ओके, मीन्स 10 रुपीज पर आवर, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये एक्स्ट्रा जो स्टाम्प ड्यूटी जो कोर्ट फी ऑफ ₹2 वो भी लगेगा। ओके, नेक्स्ट है रूल्स नंबर 27, लाइसेंस लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड प्रोसीजर। तो अगर किसी कंडक्टर का लाइसेंस लॉस्ट हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, उस केसेस में उसका क्या प्रोसीजर होगा, कैसे वो खुद फिर से प्राप्त कर सकता है, तो ये चीजें यहाँ पे मेंशन है, वो रूल्स के बारे में यहाँ पे मेंशन है। तो पॉइंट नंबर 1 जो है, if at any time a license issued under the provision of chapter 3 of the act is lost by the holder, okay, shall forthwith intimate the fact in writing। okay, जो भी किसी भी लाइसेंसिंग जो कंडक्टर लाइसेंस जो होल्डर है, अगर उसका लाइसेंस लॉस्ट हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उस केस में वो फॉर्म्स SR10 में लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, फिर ये फॉर्म जो आ रहा है, जहां जहां फॉर्म आ रहा है उसको जरूर ध्यान में रखें। फॉर्म SR10 क्या चीज के लिए है, ओके, ये फॉर्म SR1 SR2 ऐसे हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में SR1 SR2 के बारे में। तो वो सब चीजें भी आपको ध्यान में रखना है फॉर्म के। तो जो अगर कोई कंडक्टर, मान लेते हैं मैं कंडक्टर हूँ और मेरा कंडक्टर का लाइसेंस लॉस्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो मैं फॉर्म SR10 में, एक एप्लीकेशन होगा फॉर्म SR10, उसमें हम लोग मेंशन कर देंगे ऐसे, जो एक परफॉर्मा होगा फॉर्म SR10, उसमें लाइसेंसिंग अथॉरिटी को उससे जो भी जिससे इशू किया गया या रिन्यू किया गया लास्ट टाइम, ओके, उनको इंटीमेट करना होगा, सूचना देना होगा। अपॉन द रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन एज एफोर्स, मतलब जैसा कि ऊपर दिखा लिखा गया, उसकी सूचना प्राप्त करने के बाद लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अगर लगता है इंक्वायरी करने के बाद कि हाँ थिंग्स फिट, अगर सेटिस्फाई हो जाता है, इस केसेस में वो क्या करेगी, डुप्लीकेट लाइसेंस को इशू कर देगी। ओके, और जो लाइसेंस अथॉरिटी जो डुप्लीकेट लाइसेंस इशू करेगी, वो इसकी इंटीमेशन सूचना दे देगा, जो भी अथॉरिटी है मीन्स के ऑफिस में इसकी सूचना दे देगा। ओके, इसके बारे में होम द लाइसेंस वाज इशूड और लास्ट रिन्यूड, मीन्स की अपने जो भी लाइसेंस इशू किया है उसको SR10 में वो इंटीमेट करेगा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसको इशू कर देगा और उसका इंटीमेशन अथॉरिटी को दे देगा, मीन्स ऑफिस में उसका एक कॉपी दे देगा। नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 3, लाइसेंसिंग अथॉरिटी में इन केस ऑफ डाउट। ओके, मीन्स कि अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को डाउट लगता है, अगर उसे लगता है कि नहीं ये कुछ गलत बोल रहा है, तो उस केसेस में वो क्या करेगी, एफिडेविट ले सकती है कंडक्टर से, या कोई डिक्लेरेशन लिखवा सकती है, हाँ लिख के दो कि मेरा वो इस तरह से प्रॉब्लम हुआ है, प्रोसीजर मतलब लॉस्ट हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है। ओके, तो एप्लीकेशन हैज मेड एक्चुअली लॉस्ट, ओके, डिक्लेरेशन ले सकती है। has not been impounded by any competent authority prescribed under the act, and if the applicant is unable to do so, the licensing authority may refuse to issue a duplicate license। मीन्स कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी मतलब वो लिख के देगा कि हाँ मेरा जो एप्लीकेशन, मेरा जो लाइसेंस है वो लॉस्ट हो गया है, ना कि किसी कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जब्त कर लिया गया है। मतलब अगर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने वो कुछ गलत, कुछ कुछ रीजन के कारण वो अपना ड्यूटी नहीं कर रहा होगा अच्छे से, तो उस केसेस में लाइसेंसिंग जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, कोई भी अथॉरिटी है, अगर वो उसके लाइसेंस को जब्त कर लेता है, तो उस केसेस में उसके पास लाइसेंस नहीं होगा और वो जाके फिर से बोलेगा कि लाइसेंस मेरा लॉस्ट हो गया और आप मुझे इशू कर दें। तो उस केसेस में उसे अगर लगता है कि गलत नहीं, ये एक डाउट है, तो उसमें एफिडेविट लेगी और डिक्लेरेशन लेगा कि हाँ कोई भी जब्त नहीं किया, मेरा सचमुच एक्चुअली लॉस्ट हो गया है। ओके, तो उस केसेस में वो इशू करेगी। अगर वो एप्लीकेंट अनेबल है, मीन्स नहीं कर रहा है, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी रिफ्यूज कर देगी इशू करने से डुप्लीकेट लाइसेंस को। नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 4,
कि जो लाइसेंसिंग ऑथोरिटी अगर उसे लगता है कि नहीं जो डुप्लीकेट लाइसेंस इशू किया जा रहा है उसमें अभी का जो रिसेंट फोटोग्राफ है वो लगाना जरूरी है, तो वो 2 क्लियर कॉपीज ऑफ रिसेंट फोटोग्राफ मांगेगी जो जो होल्डर है कंडक्टर का लाइसेंस का। ओके, कंडक्टर से मांगेगी और वो वहां पे जो डुप्लीकेट लाइसेंस है उस वहां पे एक कॉपी जो फोटोग्राफ है वहां पे एक चिपका देगी और एक अपने पास रिकॉर्ड के लिए रख लेगी। ओके, नेक्स्ट जो है .5, द फी फॉर ए डुप्लीकेट लाइसेंस इशू अंडर दिस रूल शैल बी ₹10 लगेगा लाइसेंस जो डुप्लीकेट लाइसेंस है उसको उस इशू करने का फी। नेक्स्ट जो .6 है कि जो भी डुप्लीकेट लाइसेंस इशू कर दिया जाता है, ओके, और लाइसेंस जो लॉस्ट हो जाता है वो जो लाइसेंस मीन्स ओरिजिनल जो लाइसेंस है वो मिल जाता है कुछ दिनों के बाद होल्डर को, तो उस केसेस में क्या करेगा, जो लाइसेंसिंग ऑथोरिटी से इशू करवाया गया है क्या चीज, कंडक्टर का लाइसेंस, तो वो ओरिजिनल जो मिला है वो जाके डिलीवर्ड करना होगा उसको। ओके, मीन्स मान लेते हैं कि मैंने कंडक्टर का लाइसेंस दिया हुआ था पहले और कंडक्टर का लाइसेंस ये लॉस्ट हो गया। ओके, तो मैंने एक नया इशू करवाया, फिर कुछ दिन बाद ये हमें मिल जाता है ये वाला कंडक्टर का लाइसेंस, तो मुझे क्या करना है, ये जो जो ओल्ड वाला कंडक्टर लाइसेंस था जो ओरिजिनल था उसको हमें जाके लाइसेंसिंग ऑथोरिटी को रिटर्न करना होगा। .7, अगर किसी दूसरे पर्सन को लाइसेंस मिलता है, ओके, अगर किसी दूसरे पर्सन को मिलता है तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट होल्डर ऑफ द लाइसेंस, अगर लाइसेंस होल्डर जो है उसको अगर दे दिया जाता है और उसको पता है कि हाँ ये है, उसे संपर्क हो जाता है तो वो दे सकता है, नहीं तो इन द केस वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे उसको डिपोजिट कर सकता है, डिपोजिट करना होगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा .28, लाइसेंस डिफेस्ड और टॉर्न, मीन्स कि लाइसेंस डिफेस्ड हो जाता है, ओके, या टॉर्न फट जाता है, ओके, मतलब अच्छे से क्लियरली विजिबल नहीं है लाइसेंस, तो इस केसेस में क्या रूल्स होगा वो यहाँ पे मेंशन है। .1 है कि जो भी इफ एट एनी टाइम इट अपीयर्स टू बी लाइसेंसिंग ऑथोरिटी दैट द लाइसेंस हेल्ड बाय एनी पर्सन इज सो टॉर्न, ओके, तो जो भी लाइसेंसिंग ऑथोरिटी अगर कभी उसको लगता है कि जो लाइसेंस होल्डर है उसका जो लाइसेंस है वो सही से क्लियरली विजिबल नहीं है, तो लाइसेंसिंग ऑथोरिटी क्या करेगा, उसके जो लाइसेंस है इंपाउंड कर लेगा, जब्त कर लेगा और इशू करेगा एक डुप्लीकेट लाइसेंस। नेक्स्ट जो है .2, जो भी लाइसेंस जब्त किया गया है अगर उससे लाइसेंसिंग ऑथोरिटी को या जो भी ऑथोरिटी है अगर उसे लगता है कि इसमें फोटोग्राफ एफिक्स करना होगा, मीन्स न्यू करना होगा, ओके, तो उस केसेस में क्या करेगी, इफ द फोटोग्राफ ऑन द इम्पोर्टेड लाइसेंस इज इन द ओपिनियन ऑफ द लाइसेंसिंग ऑथोरिटी satisfactory and conveniently transferable to the duplicate license, ओके, तो उस केसेस में क्या करेगी, जो लाइसेंसिंग ऑथोरिटी को अगर सेटिस्फाई हो जाती है, संतुष्ट होती है कि जो भी लाइसेंस है उससे डुप्लीकेट लाइसेंस में उसका जो फोटोग्राफ है वो आराम से ट्रांसफर किया जा सकता है, तो उस केसेस में वो ट्रांसफर कर देगा और उस पर सील फोटोग्राफ पे लगा कर डुप्लीकेट लाइसेंस इशू कर देगा। अगर फोटोग्राफ जो है वो जब्त किया गया है जो लाइसेंस, तो उस केसेस में अगर नहीं वो होता है, ट्रांसफरेबल नहीं होता है, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है डुप्लीकेट लाइसेंस में, तो क्या करेगा, लाइसेंसिंग ऑथोरिटी 3 क्लियर कॉपी ऑफ रिसेंट फोटोग्राफ ऑफ साइज फोटो, मतलब 3 पासपोर्ट साइज फोटो होल्डर को फर्निश करने के लिए देगा, मतलब उसको देने के लिए मांग करेगा। ओके, और जो दिया जाएगा उसको चिपकाया जाएगा उस डुप्लीकेट लाइसेंस में और एक कॉपी वो अपने पास रख लेगा। वन शैल बी फॉरवर्डेड टू द ऑथोरिटी बाय whom द लाइसेंस वाज इशूड, मींस कि जो वो एक कॉपी तो डुप्लीकेट लाइसेंस में चिपका देगा, एक कॉपी लाइसेंसिंग ऑथोरिटी जो पहले इशू किया था, ओके, तो उसको, और एक अपने पास एज ए रिकॉर्ड रख लेगा। ओके, थर्ड जो है, द फी फॉर ए डुप्लीकेट लाइसेंस इशूड अंडर दिस रूल शैल बी ₹10, ₹10 डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए लगेगा। ओके, ये है। नेक्स्ट है रूल्स नंबर 29, लाइसेंस रिप्लेसमेंट ऑफ फोटोग्राफ। तो क्या रिप्लेसमेंट ऑफ फोटोग्राफ का क्या केस होगा, ये यहाँ पे .1 में है कि अगर लाइसेंसिंग ऑथोरिटी को ऐसा लगता है फोटोग्राफ एफिक्स टू द लाइसेंस हैज सीज्ड टू बी क्लियर लाइकनेस,
ओके, मीन्स कि जो अगर जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि जो भी लाइसेंस होल्डर है और जो उसका लाइसेंस है, कंडक्टर का जो लाइसेंस है, उसमें जो समानता नहीं दिखता है, मीन्स कि जो पर्सन ऐसा कुछ दिख रहा है, ओके, तो वो पर्सन इसमें ऐसा नहीं दिख रहा है, तो वो क्या करेगा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसका जो वो रहेगा, लाइसेंस रहेगा, उसको सरेंडर करना पड़ेगा उस होल्डर को, उसको इम्पोर्ट कर लेगी, जब्त कर लेगी, और उसको स्पेसिफाइड टाइम में बोलेगी कि आप रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर आने के लिए, और अकॉर्डिंगली वो टाइम दे देगी कि आपको लाइसेंस जो भी ऑफिस है वहां पे वो आकर आपको ये सब चीजें कर लेना है, मतलब चेंज कर लेना है, रिप्लेसमेंट कर लेना है। ओके, तो क्या करना होगा उसको, जो होल्डर होगा फेल्स टू कंप्लाई विद द रिक्विजिशन ऑफ लाइसेंसिंग और अंडर सब रूल 1, ओके, जो भी टाइम दे दिया गया है उसको कि पासपोर्ट साइज आपको फोटो लेके आना, 3 क्लियर कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अगर वो लाइन लाने में फेल हो जाता है, ओके, तो उस केसेस में क्या करेगा, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसके जो लाइसेंस है उसको अपने पास रखेगी, और वो जब तक रखेगी जब तक कि उसका लाइसेंस एक्सपायर नहीं हो जाता है, ओके, वैलिड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द स्टेड पीरियड, मीन्स कि जब तक वो लाइसेंस सीज ही रहेगा, ओके, सीज हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, अपॉन द रिसिप्ट ऑफ द कॉपीज ऑफ द फोटोग्राफ एज प्रोवाइडेड सब रूल 1, मीन्स की जो कॉपी जो बोला गया 3 क्लियर कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अगर वो लेके आता है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या करेगा, रिमूव कर देगा ओल्ड फोटोग्राफ फ्रॉम द लाइसेंस, और जो लाइसेंसिंग जो लाइसेंस है उससे जो पुराना वाला फोटो है उसको हटा देगा और न्यू वाला चिपकाएगा, और उस पर सील मोहर करके न्यू फोटोग्राफ पे रिटर्न कर देगा लाइसेंस उसको, एप्लीकेंट को, ओके, रिटर्न द लाइसेंस टू द एप्लीकेंट। एंड इफ ही इज नॉट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, मीन्स कि अगर जो लाइसेंस को इशू कर रहा है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं है जो कि पहले इशू किया था, तो उस केसेस में वो एक सेकेंड कॉपी, 3 फोटो लिया है तो एक इसमें चिपकेगा और एक कॉपी उसको भेज देगा जो पहले इशू किया था उसको, और एक अपने पास रख लेगा रिकॉर्ड में। यहाँ पे एक चीज है, बशर्ते दैट इफ द होल्डर ऑफ द लाइसेंस सो डिजायर, मीन्स कि अगर होल्डर चाहता है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी से वो डुप्लीकेट लाइसेंस के बदला डायरेक्ट न्यू फोटोग्राफ के साथ, मतलब कि ऐसा भी, जैसे इस केसेस में क्या करेगा कि उसी लाइसेंस पे ही एक नया फोटो चिपका के उस पर सील मोहर करके वो दे देगा। लेकिन अगर होल्डर चाहता है, ओके, होल्डर डिजायर करता है कि हमको लाइसेंस, ये लाइसेंस के बदले डुप्लीकेट लाइसेंस ही इशू कर दीजिए, मीन्स पूरा डुप्लीकेट लाइसेंस, तो डुप्लीकेट लाइसेंस इशू कर देगा, और इसके लिए डुप्लीकेट जो इशू करेगा उस केसेस में उसको 10 रुपीज देना होगा। नेक्स्ट जो है रूल्स नंबर 30, लाइसेंस इशू ऑफ डुप्लीकेट। तो जो भी लाइसेंस है उसको रूल्स नंबर 27 में जो भी डुप्लीकेट लाइसेंस, या रूल्स नंबर 28 में भी डुप्लीकेट लाइसेंस, रूल्स नंबर 29 में भी अभी हमने पढ़ा 29 में भी डुप्लीकेट लाइसेंस इशू करेगा, तो उसमें क्लियरली मार्क्ड रहेगा डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट इन रेड कलर, मीन्स डुप्लीकेट इसी तरह से लिखा रहेगा डुप्लीकेट, ओके, रेड कलर में लिखा रहेगा, और जो भी डेट है जिस दिन वो इशू किया जाएगा डुप्लीकेट लाइसेंस, वहां पे मान लेते हैं आज 3 जून है, तो 3 जून 2021 वहां पे लिखा रहेगा डुप्लीकेट। If the licensing authority who issued a duplicate license is not the authority by whom the license was issued, he shall intimate to the fact to the authority. Means कि जो licensing authority है वो वही लाइसेंस को इशू नहीं कर रहा है जो पहले इशू किया था, ओके, डुप्लीकेट लाइसेंस मतलब ओरिजिनल जो लाइसेंस इशू किया था वो वही वही इशू नहीं कर रहा है, कोई दूसरा पर्सन लाइसेंसिंग अथॉरिटी इशू कर रहा है, तो उस केसेस में वो इंटीमेट कर देगा इसके बारे में अथॉरिटी को, मीन्स कि ऑफिस रिकॉर्ड में वो सूचना हो जानी चाहिए। नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 31, कंडक्टर्स बैज। तो कंडक्टर्स के बैज के बारे में यहाँ पे रूल्स लिखा हुआ है कि पॉइंट नंबर 1 जो है, कंडक्टर ऑफ स्टेज कैरेज शैल डिस्प्ले ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, मीन्स कि जो कंडक्टर का बैज होगा वो लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट होना लगाना है, ओके, बैज को बाएं 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 साइड में, और वो बैज होगा वो मेटल का या प्लास्टिक का रहेगा जो कि इशू किया जाएगा अथॉरिटी के द्वारा,
ओके, बाय विच कंडक्टर लाइसेंस हैज बीन ग्रांटेड, मीन्स जहां से कंडक्टर का लाइसेंस ग्रांट होगा वहां से इशू किया जाएगा अथॉरिटी के द्वारा, जो भी ऑफिस में लोग होंगे वो इशू कर देंगे उनको बैज। सच बैज शैल बी इन फॉर्म SR11, जो बैज इशू किया जाएगा वो SR11 फॉर्म में इशू किया जाएगा, और उसमें इंस्क्राइब्ड होगा, उसमें लिखा रहेगा उस बैज में कंडक्टर। ओके, कंडक्टर, और उसके साथ साथ जो भी आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा कंडक्टर का वो, और जो नेम ऑफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी इशू करेगी उसका नेम भी रहेगा उसमें। मीन्स बैज में क्या क्या चीज रहेगा, एक तो कंडक्टर लिखा रहेगा, उसमें कंडक्टर लिखा रहेगा, और जो लाइसेंसिंग का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा वो लिखा रहेगा, और जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उनका भी नाम वहां पे मेंशन होगा। कंडक्टर टू स्टेज कैरेज displaying a badge issued by the other state with whom respective the point has been arrived at shall be deemed to be displaying badge issue under this, मीन्स जो भी अदर स्टेट के जो भी लाइसेंस, तो उनको भी जो भी मतलब इंटर स्टेट अगर कोई भी व्हीकल्स चल रहा है, स्टेज कैरेज है, ओके, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, तो उनको भी इस तरह से डिस्प्ले करना है, उनका जो रूल्स है उनके तरह से, वो एक तरह से मतलब समझौता रहता है, मीन्स वो लोग जानते हैं कि हाँ ये रूल्स वहां पे है, तो उस तरह से वो फॉलो करते हैं, वो समझते हैं, ऐसा नहीं कि वो ये करते हैं। पॉइंट नंबर 2, ए कंडक्टर शैल नॉट होल्ड मोर देन वन सच बैज इशूड बाय एन ऑथोरिटी इन द स्टेट, मीन्स कि जो कंडक्टर है वो एक से अधिक बैज को इशू नहीं करवा सकते अथॉरिटी के द्वारा, मीन्स कि एक से ज्यादा बैज को वो होल्ड नहीं कर सकते हैं। द फी फॉर द इशू ऑफ बैजेज शैल बी ₹10, 10 रुपया बैज के लिए लगता है फी। ओके, अगर बैज क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उस केसेस में डुप्लीकेट बैज पेमेंट ऑफ ₹20, 20 रुपीज पे करके डुप्लीकेट बैज को इशू करवाया जा सकता है बाय द ऑथोरिटी, जो कि इशू किए हैं अर्लियर, जो भी अर्लियर इशू किए हैं उनके पास वो 20 रुपीज का पे करके वो डुप्लीकेट बैज इशू करवा सकते हैं। अपॉन द रिटर्न टू द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ ए बैज और डुप्लीकेट बैज द कंडक्टर शैल बी इंटाइटल्ड टू रिफंड द ₹10। अब जब जैसे ही वो रिटर्न करेंगे जो भी डुप्लीकेट बैज है, तो उसको 10 रुपीज रिफंड हो जाएगा। ओके, और डुप्लीकेट लाइसेंस इशू करवाते हैं अगर मिल जाता है, ओके, तो या कुछ भी केसेस में उसको रिटर्न करना है लाइसेंस वो बैज को, तो उनको 10 रुपया रिटर्न कर दिया जाएगा कंडक्टर को। पॉइंट नंबर 4 है, इफ एट एनी टाइम कंडक्टर लाइसेंस इज सस्पेंडेड और कैंसल्ड, मीन्स कि कोई भी केसेस में अगर कोई ड्यूटी वो फॉलो नहीं कर रहा है, या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई भी अगर उसका कंडक्टर के लाइसेंस को रिवोक कर देता है, सस्पेंड कर देता है, तो उस केसेस में, या कोई कोर्ट के द्वारा या कोई क्रिमिनल का केसेस चलने लगता है, या कुछ ऐसा कुछ केस आता है, तो उस केसेस में क्या करेगा, विद इन 7 डेज, 7 दिनों के अंदर जहां से वो बैज इशू करवाया है जिस अथॉरिटी के द्वारा, ओके, जिस अथॉरिटी से, तो वहां पे वो जाके 7 दिन के अंदर वो कर देगा, वहां पे जाके सरेंडर करना होगा कंडक्टर का जो लाइसेंस है, बैज है। ओके, सरेंडर द बैज। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है रूल्स नंबर 32, बैज नॉट बी ट्रांसफर्ड, मीन्स कि बैज किसी पर्सन ए पर्सन को इशू किया गया है, तो ऐसा नहीं कि ये पर्सन बैज जो है वो किसी पर्सन बी को दे सकता है, या बी पर्सन का बैज ये पर्सन ए यूज कर ले, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। ओके, एनी पर्सन फाइंडिंग कंडक्टर्स बैज ऐसा करने shall unless he returns the same to the person whom he knows to be holder। ओके, अगर ऐसा ट्रांसफरेबल नहीं है और जो भी पर्सन को कंडक्टर्स का बैज मिलता है, तो वो क्या करेगा, वो पर्सन को अगर जानता है तो वो डायरेक्ट उसको दे देगा, नहीं तो जो भी अथॉरिटी है जो इशू किए उसको दे देगा, या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसको जमा कर देगा। नेक्स्ट जो है रूल्स नंबर 33, कंडक्टर्स यूनिफॉर्म, तो कंडक्टर का क्या यूनिफॉर्म होगा, वो है स्लेटी बूस्ट शर्ट या कोट विथ 4 पॉकेट फ्लैप, स्लेटी फुल पैंट्स, स्लेटी कैप या टर्बन, ये यूनिफॉर्म होगा कंडक्टर का यूनिफॉर्म। ओके, नेक्स्ट जो है रूल्स नंबर 34, कंडक्टर ऑफ स्टेज कैरेज ड्यूटीज फंक्शन एंड कंडक्ट ऑफ, तो कंडक्टर का क्या ड्यूटी होगा, क्या कर्तव्य होगा, क्या कार्य करना है, क्या उसका
एथिक्स होगा, ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन है। तो ये बहुत ज्यादा इसमें पॉइंट है, मैं एक एक आपको, एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो खुद समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो कंडक्टर का जो रूल्स होंगे, जैसे कोई भी हैविंग रिगार्ड हिज ड्यूटी, जो भी ड्यूटी है, जो भी एक्ट में रूल्स हैं उसके रिगार्डिंग, तो उनको ये चीज पता होना चाहिए और वो करना है, उनको फॉलो करना है। स्मोक नहीं करना है। ओके, जो भी ड्यूटी पे अगर रहेंगे तो, या ड्रंकन स्टेट में है तो उनको कंडक्टर का कार्य नहीं करना है। ओके, मतलब कंडक्टर का काम करने जा रहे हैं तो इस तरह से नहीं स्मोक कर लिए, ड्रंक करके जा रहे हैं, कंडक्टर का काम कर रहे हैं। जो भी सिविल मैनर से बात करना है पैसेंजर के साथ। ओके, या जो भी पैसेंजर्स, इंटेंडिंग पैसेंजर्स हैं, चढ़ने वाले पैसेंजर, उनके साथ सिविल मैनर में बात करना है। क्लीन, साफ सुथरा कपड़ा पहनना है, व्हीकल्स को क्लीन रखना है, सैनिटरी कंडीशन में रखना है। ओके, इस तरह से जो भी सोलो साइट कस्टम है। ओके, तो ये यहाँ पे क्लियर नहीं है क्या चीजें यहाँ पे बोला जा रहा है। मीन्स ऐसा लग रहा है कि जो भी व्हीकल्स जो बीच में जो चुंगी लगता है, ओके, तो वहाँ पे आपको क्वाइट मैनर पे उनको देना है, या इस तरह से ये चीजें यहाँ पे मेंशन क्लियरली यहाँ पे पता नहीं चल रहा है क्या लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है नॉट इंटरफेयर विद द पर्सन माउंटिंग और प्रिपेयरिंग टू माउंट अपॉन एनी अदर व्हीकल। मीन्स कि अगर कोई व्हीकल्स पे, हमारा ये ए व्हीकल्स है और बी व्हीकल्स है, इसका कंडक्टर ऐसा नहीं कि कोई पर्सन इसमें चढ़ रहा है तो उसको इंटरफेयर करेगा, नहीं आ जाओ यहाँ पे, या ऐसा कुछ इंटरफेयर, ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा इवन कि कोई व्हीकल्स पे पर्सन जा रहा है और उसके लगेज को ले लेते हैं और यहाँ पे हाँ इस पे, तो आपको इंटरफेयर करना, ये चीजें नहीं करना है उनको। ओके, जो भी पर्सन है, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि कैरी कर रहे हैं स्टेज कैरेज में इन द एक्सेस ऑफ सीटिंग कैपेसिटी स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब कि ऐसा नहीं करना है कि जो भी एक्सेस कैपेसिटी है, जितना ज्यादा कैपेसिटी उससे ज्यादा हम उस पर चढ़ा दिए, या जितना नंबर्स ऑफ एडिशनल खड़ा स्टैंडिंग स्टैंडिंग पोजीशन में अगर 10 का ही सीट है तो ऐसा नहीं कि आप 20 कंडक्टर को ये सब नहीं करना है। ओके, ऐसा बहुत करते हैं। ओके, ये नहीं करना है। इस केसेस में उनका जो कंडक्टर का वो लाइसेंस है वो रिवोक हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, जो भी गुड्स है, जो भी स्टेज कैरेज में जो भी परमिटेड है। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ जब हम व्हीकल्स लेते हैं वहां पे मेंशन होता है कि कितना उसमें जी, ग्रॉस व्हीकल्स वेट है, कितना उसमें गुड्स कैरेज कैपेसिटी है, तो उससे ज्यादा आपको लोड नहीं उस पर ये करना है। नेक्स्ट जो हमारा 10th, नॉट स्टे फॉर गुड एंड सफिशिएंट रीजन, रिफ्यूज टू कैरी एनी पर्सन टेंडरिंग द लीगल फेयर और लेट हिज व्हीकल और हायर ऑन डिमांड। मीन्स कि कोई भी अगर सफिशिएंट रीजन नहीं हो तो किसी भी पर्सन को कैरी करने से, अगर वो लीगल फेयर दे रहा है तो उसको रिफ्यूज नहीं, मना नहीं कर सकते आप उसको चढ़ने के लिए। पॉइंट नंबर 11, जो भी गुड्स है, ओके, व्हीकल्स में अगर पैसेंजर्स भी हैं, गुड्स भी हैं, तो उस केसेस में जो कंडक्टर है उनको सारा प्रिकॉशन लेना होगा, कि इंश्योर करना होगा कि पैसेंजर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं हो। ओके, मीन्स कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं होना चाहिए ड्यू टू गुड्स के कारण। पॉइंट नंबर 12, जो भी गुड्स है, ओके, गुड एंड सफिशिएंट रीजन रिक्वायर एनी पर्सन हु हैज पेड। मींस कि कोई भी लीगल फेयर पे कर दिया है। ओके, और वो जहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते उस व्हीकल को, उस पर्सन को आप बीच में ही आप उतार दें, ऐसा नहीं करना है। ओके, अगर कोई रीजन होता है, मैकेनिकली ब्रेकडाउन हो जाता है, तो ये केस अलग है, लेकिन अगर ऐसे कंक्लूजन से पहले आप गाड़ी से नहीं उतार सकते किसी को। ओके, पॉइंट नंबर 13, कि जो भी कंडक्टर है जर्नी को पूरा करने के लिए ऐसा नहीं कि इधर उधर या अनड्यूली डिले करना है, इधर उधर करके, मतलब ऐसा बहुत आप केसेस में देखे होंगे, इधर उधर बात बनाता है कंडक्टर, इधर उधर करता है और जानबूझ के लेट करता है। तो जो व्हीकल्स का जो टाइम टेबल है उसके अनुसार उनको अकॉर्डेंस उनको चलना है। ओके, और जहाँ पे टाइम टेबल नहीं है तो वहाँ पे जो भी रीजनेबल टाइम होगा उस रीजनेबल टाइम में उसको डिस्पैच कर देना, वहाँ उसको पहुंचा देना है। नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 14, बीइंग अनेबल टू प्रोसीड इट्स डेस्टिनेशन। ओके,
कभी कभी क्या होता है कि मैकेनिकल ब्रेक डाउन हो जाता है व्हीकल्स में। इस केसेस में क्या करना है कि जो भी कंडक्टर है वो अरेंज करेगा पैसेंजर्स के लिए, जहां भी पैसेंजर्स को जाना है उनको लास्ट पॉइंट जो भी डिस्पैच जहां करना है, ओके, तो वहां पे पहुंचाने के लिए सिमिलर व्हीकल्स को लाना होगा और वहां पे उसको अरेंज करके उनको भेजना होगा, ओके। अगर विद इन हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है व्हीकल के फेल्यूर के बाद, तो उसको क्या करना होगा कि जल्दी से मतलब 30 मिनट के अंदर आपको विद इन 30 मिनट्स आपको रिफंड कर देना है। कंडक्टर जो होगा वो प्रत्येक पैसेंजर को जो भी पोर्शन पैसा है कि ताकि वो वहां से जो भी डेस्टिनेशन है वहां तक वो आराम से पहुंच सके, उतने पैसे को वो रिटर्न कर देना है पैसेंजर को। नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 15, नॉट कॉज और अलाउ एनीथिंग टू बी प्लेस्ड इन द व्हीकल सच ए मैनर, ओके, ऑब्स्ट्रैक्ट मीन्स की जो भी एंट्री और एग्जिट है पैसेंजर्स के लिए, ओके, वहां पे ऐसा नहीं व्हीकल्स में कुछ भी रख दें कि ऑब्स्ट्रैक्ट हो, आने जाने में दिक्कत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सब ध्यान रखना है कंडक्टर को, या कोई भी पर्सन है कोई पैसेंजर्स ही रख दे सामान, तो वो सब चीज ध्यान रखे, कंडक्टर का ये ड्यूटी बनता है। 16 जो है नॉट डिमांड और एक्सेप्ट फ्रॉम एनी पैसेंजर और हायर एनी फेयर और हायर टू कैरेज गुड्स अदर देन द फेयर, मीन्स जो भी फेयर प्रिस्क्राइब्ड किया गया है कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा उससे ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करना है या डिमांड नहीं करना है उनको फेयर को, ओके। जो पॉइंट नंबर 17 है असिस्ट करना है पैसेंजर को जहां भी नेसेसरी है, अगर कहीं पे इंटरिंग करना है, ओके, या किसी कोई गाड़ी से उतर रहा है, ओके, या कोई भी लोडिंग कर रहा है अनलोडिंग कर रहा है लगेज को, तो उस केसेस में असिस्ट करना है कंडक्ट पैसेंजर्स को। किसके द्वारा? कंडक्टर के द्वारा असिस्ट करेगा पैसेंजर को, कंडक्टर असिस्ट करेगा पैसेंजर को अगर लोडिंग कर रहा है, ओके। तो उस केसेस में मान लो कि कोई पैसेंजर लोड कर रहा है, किसी का लगेज है, तो कंडक्टर ऊपर चढ़ जाएगा, ओके, लिफ्ट, और पैसेंजर क्या करेगा नीचे से लिफ्ट करेगा लगेज को, और जो कंडक्टर होगा टॉप ऑफ द व्हीकल्स पे वो चढ़ जाएगा, मतलब अगर ऊपर में रखना है किसी चीज को तो ऊपर में कंडक्टर चढ़ जाएगा, नीचे से पैसेंजर लिफ्ट करेगा सामान को उठाएगा, जैसा कि आप देखते होंगे, ऐसा आपने देखा होगा। और जब अनलोडिंग करना है तो ऊपर चला जाएगा कंडक्टर, कंडक्टर ऊपर से नीचे गिरा मतलब देगा, नीचे आपको होल्ड करना है, कोई भी पैसेंजर है वो होल्ड करके नीचे अपने पास रख लेगा सामान को। ये रूल्स है, ये ड्यूटी है कंडक्टर का, ऐसा नहीं कि पैसेंजर ऊपर चढ़ जाएगा और नीचे से कंडक्टर दे रहा है सामान, ये नहीं, लोडिंग के समय। नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 18, आफ्टर द ड्राइवर हैज स्टॉप द व्हीकल एट एन अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग, मीन्स की रेलवे क्रॉसिंग ऐसा भी होता है कि जिसमें रेलवे फाटक ऐसे ही रहता है खुला टाइप का, ओके, विदाउट कोई ऐसे फाटक नहीं रहता है, तो उस केसेस में अगर गाड़ी रोका जाता है, मतलब रोकना ही है, ऐसे भी हमने जब मोटर व्हीकल सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स पढ़ रहे थे, तो जहां भी अगर रेलवे क्रॉसिंग है, अगर रेलवे क्रॉसिंग करना है तो वहां पे क्या करना होता है, अगर नहीं है गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही, तो ड्राइवर का ये ड्यूटी है, ड्राइवर का ड्यूटी है कि उनको वहां पे रोकना है, और जो खलासी है मीन्स जो कंडक्टर है, तो इस केस में क्या करना है, कंडक्टर को उतर कर चेक करना है, दोनों तरफ देख लेना है आमने सामने इधर उधर कि कोई रेलवे ट्रैक पे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, और इंश्योर हो जाता है तब जाके वो सिग्नल देगा ड्राइवर को, तो ड्राइवर आगे की ओर बढ़ेगा, फिर ड्राइवर जब गाड़ी आगे क्रॉस कर जाएगा रेलवे ट्रैक को तब जाकर कंडक्टर उस पर बैठ के आगे बढ़ेगा। ये सब ड्यूटी है कंडक्टर को। आप इसको रियल जो लाइफ है इसको रिलेट कीजिएगा तो आपको इजी लगेगा, सारे चीज आपको पता है, ओके। पॉइंट नंबर जो 19 है, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेज ऑफ ए कंप्लेंट, जो भी कंप्लेन बुक होना चाहिए स्टेज कैरेज में, ऐसा हमने सीएमबीआर में भी पढ़ा था, ओके, सीएमबीआर में की कंप्लेन बुक होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज मेंशन होना चाहिए, ओके, ये सब चीजें होती है। तो वो कंप्लेन बुक के लिए कैरेज में कंप्लेन बुक के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कौन? कंडक्टर। जो पॉइंट नंबर 20 है कि नॉट कॉज और अलाउ एनी पर्सन एनिमल और थिंग टू बी प्लेस्ड, ओके, जो भी ड्राइवर का सीट है रिजर्व्ड है, जो भी ड्राइवर का सीट, ऐसा नहीं कि कोई भी पर्सन को या कोई भी लगेज या कुछ भी चीज ऐसा रख दे कि जो ड्राइवर है उसका क्लियर विजन में प्रॉब्लम हो, मीन्स कि सामने में कुछ रख दिए तो ऐसा उसको दिख नहीं रहा है, तो ऐसा कंट्रोल नहीं हो पाएगा व्हीकल्स, कुछ भी हो सकता है, ये सब चीज को ध्यान रखना है कंडक्टर को। पॉइंट नंबर 21 है कि जो भी रूल्स है रेगुलेशन है, ओके,
taking up or setting down a passenger or at except at certain specified places। ओके, मीन्स कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जो भी रूल्स रेगुलेशन है कि कहाँ पे उतारना है, कहाँ पे ड्राइवर को ऐसे उतारना मतलब गाड़ी को रोकना है। ओके, अगर किसी भी रीजन में ऐसा भी होता है कि कोई पैसेंजर बीच में ही उतरना चाहता है या चढ़ना चाहता है और वो इशारा कर रहा है रुकने के लिए, तो इस केसेस में उनको रोकना पड़ेगा। जो ड्राइवर है, पैसेंजर जो कंडक्टर है वो सिग्नल देगा ड्राइवर को कि रोकने के लिए, और कोई भी किसी को जरूरत है बीच में ही रुकना है उतरना है तो उसको ये करना पड़ेगा। जो पॉइंट नंबर 22 है, नॉट कॉज और अलाउ एनी सच व्हीकल्स टू स्टैंड और लोटर इन एनी पब्लिक प्लेस। ओके, अच्छा, कोई भी जो व्हीकल्स है उसको ऐसे नहीं कि पब्लिक प्लेस में कहीं भी रोक दिए और जो कि कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव्ड नहीं जगह है। ओके, ऐसे ही कहीं भी रोक दिए पब्लिक प्लेस में और वहां पे हम पैसेंजर को चढ़ाने लगे, ऐसा नहीं करना है। रूल्स नंबर 23, जो भी पर्सन है, जो भी कंडक्टर है, वो अगर मान लेते कि कोई भी बिजनेस मतलब कि कोई व्हीकल्स अदर व्हीकल्स है, तो कंडक्टर ऐसा नहीं कि किसी भी अदर व्हीकल्स के ड्राइवर कंडक्टर को वो ऑब्स्ट्रैक्ट करे, उसको प्रॉब्लम करे। ओके, कोई भी गलत तरीके से उसको दिक्कत दे, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट जो है 24, जो भी टिकट है इमीडिएटली, अगर जब तक कि पैसेंजर जो व्हीकल्स है, ओके, उसमें जो भी कैपेसिटी है उसके अनुसार अगर वो मैक्सिमम फुल नहीं होता है, तब तक अगर जो भी लीगल फेयर दे रहा है तो उसको टिकट इमीडिएटली इशू करेगा कंडक्टर। नेक्स्ट जो है 25, कंक्लूजन हो जाता है, मीन्स कि जर्नी समाप्त हो जाता है व्हीकल्स का, तो क्या करना है कि जो कंडक्टर है वो पैसेंजर जो भी पैसेंजर व्हीकल्स है उसको चेक करना है। कोई भी अगर आर्टिकल पाता है, मीन्स कोई भी वस्तु मिलता है तो वो अपने कस्टडी में या जो भी ऑफिस होगा वहां पे 24 आवर्स के लिए वो अपने कस्टडी में रखेगा। अगर कोई आता है तो ठीक है, नहीं तो उसको पुलिस स्टेशन में वो जाके 24 आवर्स के बाद उसको डिस्पोज कर देगा आर्टिकल को। ओके, नेक्स्ट जो है 26, असिस्ट करना है ड्राइवर को, देखते रहना है कि जो भी मोटर व्हीकल है पीछे से कोई भी अप्रोच कर रहा है, ओके, बिहाइंड, ओके, तो उसको सिग्नल देते रहना है ड्राइवर को कि हाँ कोई अप्रोच कर रहा है। इस तरह से मतलब असिस्ट करना है ड्राइवर कंडक्टर का ये काम है। नेक्स्ट जो है 27, कि जो भी ड्यूटी है परमिट जो भी व्हीकल्स का यूज है इलीगल तरीके से जो भी इमोरल पर्पसेस के लिए नहीं करना है। नेक्स्ट जो है 28, जो कंडक्टर है ऐसा नहीं कि इंजन मोशन में है तो उस समय फ्यूल उसमें पोर्ड करे, मीन्स उसमें इंजन में चलती गाड़ी में फ्यूल को डाले, ऐसा नहीं करना है। ओके, रूल्स नंबर 29, ये सब आपको समझ में आ जाएगी क्या चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई भी इंजर्ड पर्सन, कुछ भी इंजरी होता है, एक्सीडेंट होता है व्हीकल्स को, तो पुलिस स्टेशन में इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट 30 है कि जो भी बच्चे हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, प्रेग्नेंट लेडी है या कोई ओल्ड एज के पैसेंजर्स है तो उनको बोर्डिंग करने में, चढ़ने में, उतरने में उनको मदद करना है। नेक्स्ट है 31, जो भी ड्राइवर्स है, ओके, रिजर्व में अगर कुछ व्हीकल्स को रख कर रहा है तो उस केसेस में कंडक्टर को उतर के देखना है और सिग्नल देना है ड्राइवर को कि हाँ इस तरह से आप साइड करना है। ये सब करने के लिए उनको ये करना है, असिस्ट करना है ड्राइवर को। नेक्स्ट जो है 32, कोई भी पर्सन डेंजरस एक्सप्लोसिव या इनफ्लेमेबल जैसे गैस ये सब लेकर कैरी ना करे व्हीकल्स में, ये सब चीजों को अलाउ नहीं करे व्हीकल्स में, ये चीजें कंडक्टर का काम है। नेक्स्ट जो है 33, इसमें है कि जो भी प्रिकॉशन होना चाहिए, प्रिवेंट द लगेज बीइंग मिसकैरीड, मींस कि कोई भी किसी का लगेज है मिसकैरी नहीं होना, लॉस्ट ना हो जाए, ये सब चीज का प्रिकॉशन ध्यान रखना है कंडक्टर के द्वारा। रूल्स नंबर 34, नॉट कॉज और अलाउ टू इंटर द इनटू द कैरिड व्हीकल एनी पर्सन whom he knows। अच्छे, तो जो भी सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्टियस या कॉन्टीजियस डिजीज है, मीन्स फैलने वाला कोई भी बीमारी है और वो पर्सन ग्रसित है और उसको पता है और या पता चलता है, तो ऐसे पर्सन को वो इंटर नहीं करते ताकि ऐसा ना हो कि दूसरे लोग को भी वो हो जाए, फैल जाए। तो इस केसेस में वो अलाउ नहीं करेगा उस पैसेंजर्स को। ओके, नेक्स्ट जो है लास्ट जो पॉइंट है, हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए। ओके, ताकि आप उसको ध्यान रखें, बहुत सारे पॉइंट्स आपको पता होगा कि कौन कौन से
चीजें, जैसे आप यात्रा करते होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ ये चीजें होता है, तो ये सब चीजें याद भी करेंगे तो आप बस एक बार पढ़ लिए तो आपको सब चीज याद हो जाएगा। नॉट शाउट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट ए पैसेंजर, ऐसा होता है लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, ये ड्यूटी है। ओके, कि कोई भी चिल्लाकर पैसेंजर को, आइए ऐसे चिल्लाकर पैसेंजर को अट्रैक्ट करता है बहुत सारे कंडक्टर, ये अलाउ नहीं है। तो आज हमने चैप्टर 3 के जितने भी रूल्स थे, ओके, और जो भी रूल्स थे, एक भी मैंने यहाँ पे रूल्स को, एक भी वर्ड को इवन स्किप नहीं किया है। जितने भी रूल्स थे उनको मैंने डिस्कस किया है। आगे हम लोग चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।